तो आपके हिसाब से आने वाले टाइम में ये फिजियोथेरेपी का फ्यूचर किस तरह चेंज कर सकते हैं? ये जब मैं मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ तो मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो सारा दिन बैठ करके कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। बैक पेन इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा है, तो कुछ आप बता सकते हैं कि कैसे इसको थोड़ा सा प्रिवेंट किया जा सकता है? अब स्टूडेंट्स वापस घर जा करके आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि क्या मेरी टीचर जो मुझे बोल रही है उन्होंने खुद भी कुछ किया है। तो हमें बताएं एक इजी सी हैबिट जो लोग अपनी डेली रूटीन में शामिल करके नी पेन और बैक पेन से बच सकें। मैंने पहले भी बोला कि और 20 साल रुक जाइए, 20% जनरेशन विल बी अबव 60। अब जो चल रहा है और जो पहले आप स्टूडेंट्स को देखती थी, तो इसमें कुछ डिफरेंस आप देख रहे हैं? बट पेन किलर्स को रिड्यूस करने में फिजियोथेरेपी बहुत काम करेगी। अगर हम डेटास की बात करें, इंडिया वैसे भी पेन किलर्स ओवरलोड के लिए जाना जाता है। फिजियोथेरेपी जब हम देखते हैं जॉइंट्स पेन और मसल स्पैज़म, तो ऐसे ही आता है दिमाग में कि अरे बुजुर्गों के लिए है, बूढ़े लोग ही जाएंगे। जैसे हम नॉर्मली आई चेकअप, डेंटल चेकअप, हाँ, या ब्लड चेकअप एक रेगुलर रूटीन के तरीके से करते हैं। हम करें थेरेपिस्ट के पास भी उसी रूटीन वे से जा सकते हैं। देखिए, कोई भी पेन या कोई भी डिजीज तब आता है जब लॉन्ग टर्म डिसफंक्शन रहता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉ एंड रिलेटेबल विद सुम्बुल, जहां हम बात करते हैं उन लोगों और प्रोफेशंस की जो जिंदगी को एक नया रंग देते हैं। आज का टॉपिक है एक ऐसा प्रोफेशन जिसके बारे में सबने सुना तो जरूर है पर समझा बहुत कम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी की। लोग कहते हैं ये तो बस एक्सरसाइज करवाता है, कोई बोलता है मसाज करता है, और कुछ तो कहते हैं डॉक्टर नहीं है लेकिन हॉस्पिटल में रहता है। लेकिन जब दवा फेल हो जाती है, जब सर्जरी के बाद भी मूवमेंट रुक जाती है, तब एक फिजियोथेरेपिस्ट देता है जिंदगी को दोबारा मूवमेंट ऑफ लाइफ। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकिता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा एंड स्पेशलिस्ट इन मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी, जो हमें बताएंगी कि फिजियोथेरेपी सिर्फ दर्द कम करने का जरिया नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट हीलिंग साइंस है जो बॉडी और माइंड दोनों को ट्रीट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद डॉक्टर अंकिता शर्मा। वेलकम टू माय शो डॉक्टर अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सुम्बुल, आपने अपने शो पर मुझे बुलाया और फिजियोथेरेपी के लिए बोलने का मौका दिया। थैंक यू। यू वेलकम मैम। मेरा पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि फिजियोथेरेपी एक्चुअली होती क्या है? ये बड़ा बेसिक सा सवाल है जो बहुत लोग नहीं जानते। जी बिल्कुल। सो फिजियोथेरेपी एक एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम है जहाँ पर हम मूवमेंट्स के ज़रिए आपके बॉडी फंक्शंस को ठीक कर रहे हैं, हम पेन को रिड्यूस कर रहे हैं, हम आपके डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं और कोई भी डिसफंक्शन को हम ट्रीट कर रहे हैं। सो अगर मैं फिजियोथेरेपी के बारे में बोलूँ तो एक कंप्लीट साइंस है, हेल्थ केयर साइंस है, कंप्लीट एक फील्ड ऑफ हेल्थ केयर है जिसमें हम पेशेंट्स को प्रिवेंट भी कर रहे हैं, हेल्थ को डिजीज़ेस को प्रिवेंट भी कर रहे हैं, हेल्थ को प्रमोट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम परफॉर्मेंस को बेटर भी कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट, इन वन लाइन आई कैन से फिजियोथेरेपी इज़ बेसिकली treating all the dysfunctions whatever you have. ओके, सिंस आप मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी स्पेशलाइज्ड हैं, तो इसको मतलब ये क्या कुछ अलग है फिजियोथेरेपी से या इसका पार्ट है? सो मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी शायद फिजियोथेरेपी का जाने वाला सबसे बड़ा पार्ट है। तो जब हम मस्कुलोस्केलेटल की बात करते हैं तो मस्कुलोस्केलेटल है जिसमें हम बोन्स, मूवमेंट, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स उन सब की बात कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड सारे डिजीजेस की बात कर रहे हैं। सो मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी बेसिकली आपके बायोमैकेनिक्स कह सकते हैं, लाइक विच जॉइंट इज सपोज टू मूव हाउ, उसके साथ डील करके आपके सारे फंक्शंस को बेटर कर रही है। अगर आपको कोई भी पेन है उसको रिड्यूस कर रही है। सो इट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट ब्रांच विच इज़ डीलिंग विद डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ लाइक हाउ एंड वाई एंड यू नो व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम थिंग, कैसे आपको मूव करना है। सो दैट इज मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी। ओके, और मैम जैसे कि आपका ना रिसर्च का बैकग्राउंड है, साथ ही उसके साथ आपका एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो आपके हिसाब से आने वाले टाइम में ये फिजियोथेरेपी का फ्यूचर किस तरह चेंज कर सकते हैं ये चीज़ें? जी सुमुल जी, सो 10 साल से ही ज़्यादा से पिछले मैं एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड में फिजियोथेरेपी के साथ जुड़ी हूँ।
तो जब हम बात करते हैं रिसर्च की और एविडेंस बेस्ड लर्निंग की, तो फिजियोथेरेपी अपने आप में एक अपकमिंग कह लीजिए रिसर्च ब्रांच है, जहाँ पर हम रिसर्च के थ्रू स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लासरूम लर्निंग नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती भी हूँ, डोंट थिंक इनसाइड द बॉक्स, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। सो जो कुछ भी बुक्स में लिखा है या जो कुछ भी हम बहुत पुराने टाइम से पढ़ रहे थे, हर दिन के साथ वो चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं। तो जब हम बात करते हैं फ्यूचर एकेडमिक लीडरशिप की और एकेडमिक चीज़ों को करेक्ट करके नए करिकुलम्स बना के स्टूडेंट्स को रिसर्च करवाना, एविडेंस बेस्ड लर्निंग देना, तो उसमें फिजियोथेरेपी इज़ गोइंग टू हेल्प। और पिछले 10 साल से मैं यही देख रही हूँ कि द स्टूडेंट्स जो रिसेंट एडवांसेस को पढ़ करके पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, वो बहुत कुछ अलग कर पा रहे हैं दूसरे लोगों से। और जब हम बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की या नैक की या रिसर्च लेबॉर्ट्रीज बनाने की, तो हम बेसिकली एक यंग माइंड को नर्चर कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं सोचिए कि हमें एक जॉब सिक्योर करनी है या हमें एक अर्निंग सिक्योर करनी है। सो बेसिकली हम यंग माइंड्स को फोकस दे रहे हैं कि आप किस तरीके से न्यू एडवांसेस के थ्रू आप अपनी रिसर्च को इनकॉर्पोरेट करके अपने आप को, अपनी जॉब्स को, अपने पेशेंट की लाइफस्टाइल को बेटर बना सकते। जी जी जी। मैं समझती हूँ कि हाँ, जब हम रिसर्च को और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप को इनकलकेट कर देंगे फ्यूचर लीडर्स के अंदर, तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू हेल्प द डोमेन अ लॉट। तो आपके हिसाब से जैसे आप 10 साल से हैं, तो अब जो चल रहा है और जो पहले आप स्टूडेंट्स को देखती थी, तो इसमें कुछ डिफरेंस आप देख रही हैं? बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, स्पेशली 2022 के बाद जब एआई लर्निंग स्टार्ट हो गया। सो पहले स्टूडेंट्स वर दे यूज टू ओनली फॉलो यू, दे डिडंट यूज टू थिंक कि हाँ जो टीचर बोल रहा है क्या वो भी गलत हो सकता है। बट नाउ स्टूडेंट्स आर कंप्लीट, दे क्रॉस चेक। हाँ, yes, they cross check all the information whatever you are giving, so you have to be more sure. And sometimes they always, what I feel about is they always see you as role models. So if I'm telling somebody, okay, do go and do low back pain पर रिसर्च कीजिए या नेक पेन पर रिसर्च कीजिए, तो अब स्टूडेंट्स वापस घर जा करके आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि क्या मेरी टीचर जो मुझे बोल रही है उन्होंने खुद भी कुछ किया है। एंड व्हेन दे फाउंड कि यस ओके, जो मुझे बोला जा रहा है वो खुद वो कर चुकी है या शी नोज द प्रोसेस, then they follow you blindly. And of course, हाँ, इवन दे काउंटर क्वेश्चन यू, कि मतलब yes, they हाँ, counter question, है ना? but that is good. It always increases हमारी खुद की learning. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप क्लास में जा करके वही सेम PPTs के थ्रू या पुराने वे से आप नहीं पढ़ा सकते। Always have to inculcate new way of teaching, new research papers, बिल्कुल। new things. तो इससे ये भी हुआ कि अब टीचर्स भी जो हैं, जो क्लास में अच्छे प्रिपेयर होके और मोटिवेट होके जाते हैं कि भाई हमें बच्चे पूछेंगे तो हमें करना है, एक मोटिवेशन मिल गया। जी जी जी। ये एक फिजियोथेरेपी ना, बड़े लोग सोचते हैं कि बस फिजियोथेरेपी वाला तो एक्सरसाइज ही कराता है ना? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? तो बात ये तो सिर्फ वही हुई कि सर्जन तो सिर्फ सर्जरी ही करता है। हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक्सरसाइजेस कराते हैं। एक्सरसाइज कराना एक फिजियोथेरेपी का पार्ट है, बट कौन सी एक्सरसाइज करवाना है, किस तरीके से एक्सरसाइज कराना है, उसके पीछे पूरा असेसमेंट, इवैल्यूएशन, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग कि मुझे इस पेशेंट को इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से ट्रीट करना है, वो सब कुछ छुपा रहता है। सो अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ कम्प्लीटली अ साइंटिफिक थॉट प्रोसेस जो कोई भी एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करने के पीछे होता है। और स्पेशली जब लोग गूगल से ऑलरेडी एक्सरसाइजेस करके आते हैं, तो उन लोगों को समझाना ये एक्सरसाइज नहीं करिए, ये वाले करिए, तो उसके लिए पूरा मूवमेंट साइंस आपको समझना पड़ता है, जो एग्जैक्टली फिजियोथेरेपी कोर्सेज के अंदर हम बच्चों को सिखाते हैं। हाँ, और इससे जुड़ा सवाल है कि कुछ लोग ना फिजियोथेरेपी को एज ए मसाजिस्ट दिखते हैं कि ये तो मसाज करता है। जैसे मैं अपनी फैमिली में कहूँ, मेरी सिस्टर ने जब किया तो वी वर लाइक कि क्या कर रही है तू, मसाज वाली बनेगी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जब मैंने भी फिजियोथेरेपी ज्वाइन किया था लगभग 20-22 साल पहले, तब हमें भी कुछ इतना ज़्यादा फिजियोथेरेपी के बारे में नहीं जानते थे या उतना फील्ड के बारे में लोगों को नहीं पता था।
मसाज सिर्फ आपको काम करता है, वो रिलैक्स करता है। हाँ, अगर किसी को दर्द है, हम उस एरिया पे, अगर मुझे भी कभी नहीं पेन होता तो हम सिंपली उस एरिया को रब कर लेते हैं। करेक्ट। सो रब करने वाली फीलिंग, काम करना, रिलैक्स करने वाली फीलिंग आपको मसाज बिल्कुल देता है। पर फिजियोथेरेपिस्ट जब मसाज टेक्निक को यूज़ करते हैं तो टेक्निक आपको रिलैक्स करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे होते, वो टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं आपको ट्रीट करने के लिए। तो। और ट्रीटमेंट कौन कर पाएगा? जिसको पता रहेगा पहले से कि एग्जैक्टली डिजीज़ क्या है। तो प्रॉपर पूरा साइंस है फिजियोथेरेपी। मसाज सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट आप कह सकते हैं। जब हम पेशेंट को उस एक एरिया को ट्रीट करने के लिए जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ है, जहाँ की नर्व सप्लाई या उसको रिलीज कर इस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए, उसी या के आपको ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। दोनों बहुत डिफरेंट हैं। वो फिजियोथेरेपी इज़ अ साइंस, करे मसाज एग्जैक्टली इज नॉट। हाँ, और अगर मसाज से सही हो जाते तो सब लोग फिर सैलून ही जाते हैं, फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्यों आते? आपके क्लिनिक में सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? नेक पेन, बैक पेन या पोस्चर इश्यूज? मेरे क्लिनिक में यही कहिए कि जब हम क्लिनिकल्स में जाते हैं तो बैक पेन मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। अगर हम रिसर्चर्स की भी बात करें तो इंडियन पॉपुलेशन में लो बैक पेन अब एक एपिडेमिक के रूप में देखे जाने लगा है। सो ICMR भी बोलता है लाइक 60% ऑफ पीपल आर हैविंग बैक पेन वंस और ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम। तो इतना बड़ा जब रेशो है तो बैक पेन मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। हाँ, बैक पेन के बाद उरस स्पाइनल डिजीजेस, नेक पेन भी बहुत कॉमन है, स्पेशली आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पर हम कुछ भी कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन्स के बिना नहीं कर पाते हैं। मूवमेंट भी बहुत रिड्यूस हो गया है, तो बैक पेन और नेक पेन बहुत कॉमन है। नी पेन, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले, आज से 25 साल पहले डेटास के अकॉर्डिंग 55 ईयर्स के बाद स्टार्ट होता था। हाँ जी। अभी वही नी पेन और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस 40-45 ईयर्स एज पर स्टार्ट होता है, थैंक्स टू आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल। बट ये 3 ही डिजीजेज हैं मेजरली जो हमें क्लिनिक्स में देखने के लिए मिलते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल आपने कहा, तो इससे मुझे मतलब एक सवाल इसमें से भी निकल आया कि बैक पेन इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा है, तो कुछ आप बता सकते हैं कि कैसे इसको थोड़ा सा प्रिवेंट किया जा सकता है? ओके, तो जब मैं मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ तो मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो सारा दिन बैठ करके कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। मेरे खुद की रिसर्चर्स हैं जो ये बताती है छोटे छोटे चेंजेस, जैसे टेकिंग मूवमेंट ब्रेक्स या फिर अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, ये आपके लो बैक पेन को बहुत कम कर सकता है। फिर से मैं बोलूँगी कि बैक पेन जो है वो सिर्फ पेन एक सिम्टम है, उसका रीज़न हम किसी को बिना देखे या बिना असेस किए नहीं बता सकते। तो आपको सबसे पहले जो करना चाहिए, हेल्दी एक्सरसाइजिंग की, हेल्दी डेली लिविंग की हैबिट्स डालिए। थोड़ा थोड़ा बीच में 1 ब्रेक्स लीजिए, रेस्ट ब्रेक्स लीजिए। जो हम रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं 2 से 3 मिनट का ब्रेक आपको लेना चाहिए आफ्टर एवरी 1 आवर। अच्छा। सो ये एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, 2 मिनट हम जा कर के अगर पानी भी पीते हैं उतनी देर में भी निकल जाते हैं। तो जब हम अपने सिस्टम्स पर काम कर रहे होते हैं, स्पेशली पीपल जिन, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे वो मेडिकल साइंसेस हो या कंप्यूटर बेस्ड साइंसेस हो, या फिर अब जितने भी लैब्स वाले लोग हैं जो लैबोरेटरीज में टेस्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ, दे आर एवरीवन इज यूजिंग सिस्टम्स, एवरीवन इज यूजिंग कंप्यूटर्स। सिस्टम्स के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, करेक्ट। तो इसीलिए अब आप उन चीज़ों को ठीक करने के लिए जो हम कर सकते हैं, पहला रेस्ट ब्रेक लीजिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर 40 to 45 मिनट की एक्सरसाइजेस को हर रोज़ आपको करना है। और वो एक्सरसाइजेस क्या करना है, इट विल बी बेटर इफ़ यू विल आस्क अ फिजियोथेरेपिस्ट, करेक्ट, ताकि वो आपको वो डिजीजेस होने ही ना दें, आपको पहले ही उन डिजीजेस से पहले रोक लें। तीसरा, हेल्दी ईटिंग की हैबिट्स डालिए, वो बहुत ज़रूरी है। अपने बोन मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ का ध्यान रखिए। तो इतना ही बता सकती हूँ जो नॉर्मल कोई भी कर सकता है। बाकी अगर आपको पेन है, अगर आपको एक बार पेन आ जाता है तो तुरंत, बिल्कुल तुरंत, तभी बढ़ने मत दीजिए, कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट।
ओके मैम, वेरी गुड एडवाइस। और इसी से मुझे याद आ रहा है कि नॉर्मली जैसे हमारी मम्मियाँ हैं, है ना, घर में बड़े लोग हैं, तो अगर किसी को दर्द भी होता है तो वो कहते हैं अरे इतना पेन तो नॉर्मल है ना, चलता है। हर बात के लिए जाओगे डॉक्टर के पास, तो आपके एक्सपीरियंस में इस माइंडसेट के लिए आप क्या कहेंगे? तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं उनमें से लगभग 70% केसेस क्रॉनिक कंडीशन में आते हैं, जब पेन होते हुए ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना निकल चुका होता है। आप सोचिए, आपको अगर पेन हो रहा है तो वो एक सिम्टम है, आपकी बॉडी कह रही है कि दैट आई एम नॉट वेल, स्टिल यू आर नॉट लिसनिंग टू दैट सिम्टम। आप उसको जाने दे रहे हैं, गूगल बेस्ड चीज़ों को ढूंढ करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। अगर आपको एक बार पेन हुआ है तो आपको कंसल्ट करना ज़रूरी है। हम फिजियोथेरेपिस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं आपके पेन को जब वो होना स्टार्ट हुआ है तभी। हर एक पेन एक डिसेबिलिटी लेकर के आता है। जैसे सपोज मुझे बैक पेन है तो एक छोटी सी डिसेबिलिटी है कि मैं कुछ भी सामान उठा के इधर से उधर नहीं कर पा रही हूँ, वो मेरी डेली लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप पेन में जब पेन आए प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए। आपकी बॉडी आपको कुछ कहना चाह रही है, आप तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, आप उनसे पूछिए कि दर्द क्यों हो रहा है, और फिजियोथेरेपिस्ट कैन ट्रीट यू आइडेंटिफाई ऑल्सो, identify and it will be treated on ground zero। हम आगे से पढ़ने ही नहीं लेंगे, हम डिसेबिलिटी और क्रॉनिक कंडीशंस आने ही नहीं देंगे। बजाय हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से जूझ रहे हैं, हम फटाफट उसको ठीक कर लें। और आजकल ना आपने देखा कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम का चलन बहुत ज़्यादा हमारे देश में आ चुका है, हमारे देश क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस हालत में वो अपना पोस्चर या अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, आप क्या कैसे हमें बताएंगी? पहले मैं आपको इसका प्रेवलेंस डेटा बताना चाहूँगी। वर्क फ्रॉम होम वाले जो लोग हैं, हमने खुद रिसर्च किया था, तो वर्क फ्रॉम होम में मोर देन 70% पीपल आर हैविंग पेन एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। सबसे बड़ी बात तो स्पेशली वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, आप जब ऑफिस जा रहे हैं तो एक सेटअप है, जिस सेटअप पर आप बैठे हैं। मेजरली आजकल जो कॉर्पोरेट्स हैं वो लोग अपने डिज़ाइन, जो उनका वर्क स्टेशन डिज़ाइनिंग है, वो एर्गोनॉमिस्ट की हेल्प से करते हैं। बट घर पर हमारे पास वो नहीं है। हम कभी बेड पर बैठ के काम कर रहे हैं तो कभी सोफे पर आधा लेट कर काम कर रहे हैं, तो उसने मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ को बढ़ा दिया है। मोर ओवर जब भी हम घर पर होते हैं और हम, जैसे मैंने पहले बोला, हम रेस्ट ब्रेक लें या मूवमेंट ब्रेक लें, तो घर पर हम वो मूवमेंट ब्रेक नहीं लेते। हम घर पर जब ब्रेक लेते हैं तो हम मेजरली या तो कुकिंग के लिए लेते हैं या घर पर कोई और काम करने के लिए लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस जो है ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम बढ़ गई है। बल्कि घर पे हम बिल्कुल ही रेस्ट कर पाते हैं, रेस्ट नहीं कर पाते हैं। ऑफिस में फिर भी आपके लिए एक लंच ब्रेक है, घर में हम उस लंच। अब आप सिर्फ वर्क फ्रॉम होम की जब हम बात कर रहे हैं तो जो रेगुलर शिफ्ट में लोग काम नहीं कर रहे, उनके ऊपर एक बहुत अच्छी खासी रिसर्च थी मेरी। तो जो लोग रेगुलर शिफ्ट में काम नहीं कर रहे, जैसे US UK शिफ्ट में काम कर रहे हैं, जो शाम को काम कर रहे हैं या रात को सो नहीं रहे हैं, नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, उन लोगों के लिए तो सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल नहीं कि तो कार्डियक हेल्थ भी इम्पैक्ट हो गई है, उनका डाइजेशन भी इम्पैक्ट हो गया है। तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम इज़ गुड, इन सम कंटेक्स्ट इट्स गुड, बट स्टिल वी हैव टू सी कि हम किस तरीके से उनको चीज़ों को अप्रोप्रिएटली लेकर के आगे चले। हम मना नहीं कर सकते, बट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट व्हेन योर बॉडी इज सेइंग दैट यस इट इज़ रिक्वायर्ड, आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सही एडवाइस मैम। और आजकल ना आपने देखा है बॉयज़ बहुत जिम जाते हैं, है ना, मसल बनाने के चक्कर में। अब वो क्या करते हैं, वो मसल्स तो बना लेते हैं मगर मोबिलिटी उनकी वो खुद ही इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं बोलूँगी फिटनेस इंडस्ट्री और फिजियोथेरेपी, हाँ, इनका क्या कनेक्शन है? दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। जब लोगों को बोल रहे हैं कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है, तो ऑफ कोर्स यंग जनरेशन जिम जाती है, वहाँ पर एक अलग तरीके से एक्सरसाइजेस करती है, एंड वो लोग सिर्फ मसल हाइपरट्रॉफी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। मसल बल्क दिखना चाहिए, बट मसल बल्क आ जाने के बाद अगर आपका मोबिलिटी चला गया, अगर आपका मूवमेंट किसी भी जॉइंट का चला गया, तो वो उन लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि जिम रिलेटेड इंजरीज, क्योंकि जिम वाले जब हम वेट उठा रहे हैं या जिम कर रहे हैं तो हमें नहीं पता चलता, छोटी छोटी इंजरीज जब बड़ा बन जाती हैं तो मोर देन 30% केसेस ऐसे होते हैं जो जिम से इंजरी लेकर के हाँ जी, ओवर यूज इंजरीज बहुत बहुत कॉमन है। तो जिम जाइए, इट्स गुड, बट अगेन वही कहूँगी, प्रॉपर साइंटिफिक वे में किसी भी एक्सरसाइज को करना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट।
तो मैम इंजरी का आपने ज़िक्र किया, तो क्या इंजरी के लिए ही फिज़ियोथेरेपी में जब इंजरी हो जाए तभी आना चाहिए फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास, या फिर उसके प्रिवेंशन के लिए भी आ सकते हैं पहले ही? वो पहले सब ऐसे ही सोचते थे कि जब हमें इंजरी हो जाए तब ही हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। थैंक्स टू फिजियोथेरेपिस्ट जो क्रिकेट ग्राउंड्स पर रन कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ थी जो सब लोग देख रहे थे। सो दे सॉ के फिजियोथेरेपिस्ट जो है उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो प्रॉपरली फिट हैं, जो रन कर रहे हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट को हेल्थ प्रमोशन के लिए, डिजीज प्रिवेंशन के लिए काम करते हैं। और हम सिर्फ डिजीज प्रिवेंशन नहीं, प्रीनेटल एक्सरसाइजेस, व्हेन कोई फीमेल प्रेग्नेंट है उसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस फ्री हो, हम वहाँ काम कर रहे हैं। हम जैसे हम सबको पता है 2050 तक इंडिया में 20% से ज़्यादा लोग होंगे जो 60 इयर्स क्रॉस कर चुके होंगे। तो उस केस में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हम हेल्थ प्रमोशन और डिजीज प्रिवेंशन दोनों पे फिजियोथेरेपिस्ट बैकबोन के तरीके से काम करेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैम ये आपने कहा कि क्रिकेट ग्राउंड्स पे देखा कि लोग फिट हैं तो भी फिजियोथेरेपी दौड़ रहे हैं, तो क्या जो लोग बहुत फिट हैं, हेल्दी हैं, उनके लिए भी फिजियोथेरेपी है? वो भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं अपने आप को चेकअप कराने की? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम नॉर्मली आई चेकअप, डेंटल चेकअप हाँ, या ब्लड चेकअप एक रेगुलर रूटीन के तरीके से करते हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी उसी रूटीन वे से जा सकते हैं। देखिए, कोई भी पेन या कोई भी डिजीज तब आता है जब लॉन्ग टर्म डिसफंक्शन रहता है। तो अगर हम डिसफंक्शन को ही ट्रीट कर दें, अगर हम वहीं पर ही हेल्थ प्रमोट कर लें, तो डिजीज होगा ही नहीं। तो हम हेल्थ चेकअप्स के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स, उन लोगों को स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपिस्ट विजिट्स वंस इन अ मंथ। इवन व्हेन अगर आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, स्टिल आपको वंस इन अ मंथ एक रेगुलर चेकअप के लिए फिजियोथेरेपिस्ट, एक बॉडी एनालिसिस के लिए, है ना? कि और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो फिजियोथेरेपी में एडवांसेस इतनी ज़्यादा हैं, तो स्पेसिफिकली जैसे अगर हम सिर्फ आपका गेट, मतलब आपके चलने का पैटर्न एनालिसिस कर ले, तो आपके चलने के पैटर्न से हम आपको बता सकते हैं कि ये वाला जॉइंट जो है ये ठीक से मूव नहीं कर रहा है, उसको ठीक से मूव कराने के लिए आप ये कर सकते हैं। और वही है, द होल बॉडी इज अ चेन, इटर्नल चेन ऑफ मूवमेंट। चेन में अगर एक भी कड़ी खराब होगी तो पूरी चेन खराब होगी। तो हम उससे अगर वहीं पर ही पकड़ लें कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम पूरी बॉडी मूवमेंट को करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है ना कि थोड़ा सा पेन हुआ, कुछ हुआ, आज तक भी यही माइंडसेट है कि ज़रा सा पेन हुआ कि चलो भाई मेडिसिन ले लेते हैं, ठीक हो जाएगा। तो क्या ये आने वाले फ्यूचर में या अभी भी फिजियोथेरेपी एक रिप्लेसमेंट बन सकती है पेन किलर का? फिजियोथेरेपी पेन किलर का रिप्लेसमेंट बन जाएगी ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, बट पेन किलर्स को रिड्यूस करने में फिजियोथेरेपी बहुत काम करेगी। अगर हम डेटास की बात करें, इंडिया वैसे भी पेन किलर्स ओवरलोड के लिए जाना जाता है। तो हमें कुछ भी पेन होता है, हम 20 to 30% एज कम्पेयर टू US एंड UK हम लोग पेन किलर्स खाते हैं। तो पेन किलर्स अल्टीमेटली आपके बॉडी सिस्टम्स को इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो किडनीज हो या लिवर हो। तो फिजियोथेरेपी उसके रूट कॉज को ट्रीट कर रही है। पेन इज अ सिम्टम, डिजीज को ट्रीट करने के लिए फिजियोथेरेपी काम करती है। सिम्टम के लिए तो आप पेन किलर खा करके थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो सकते हैं, 2 से 3 दिन पेन किलर खा सकते हैं, बट वो सब चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन हर दिन भी खाना सही नहीं है बॉडी के लिए। इम्पैक्ट तो जो भी रूट कॉज है उसको ट्रीट करना फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। उनमें से भी फिजियोथेरेपिस्ट एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी सारी साइंसेस पढ़ रहे हैं, ताकि उन साइंसेस के बेसिस पर उनको पता रहे कि कौन सा पेन किस रीज़न की वजह से आ रहा है। तो जब तक आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, पेन किलर्स खा करके काम करते रहेंगे, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। तो हम हमें बताएं एक इजी सी हैबिट जो लोग अपनी डेली रूटीन में शामिल करके नी पेन और बैक पेन से बच सकें। तो अभी हम जब बहुत छोटे थे तो हम लोगों को स्कूल में PT करने के लिए भेजा जाता था, राइट? फिजिकल ट्रेनिंग। बिल्कुल। तो मैं बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल पेन फ्री है। अगर आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है तो आप 30 मिनट्स का कार्डियो रूटीन, 15 मिनट्स का स्ट्रेचिंग रूटीन अपने वर्कआउट में अपने पूरे दिन में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए एंड मेक इट अ हैबिट। इट शुड नॉट बी कि आज अगर कोई मेरा पॉडकास्ट सुन रहा है या हमें बात करते हुए सुन रहा है
तो आज क्योंकि सुना तो मैं आज कर लूँगा, 2 दिन और कर लूँगा, लेकिन तीसरे दिन से मैं भूल जाऊँगा। वो नहीं होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट exercises is a lifestyle medicine. So if you can change your lifestyle, if you can improve your lifestyle, these things can be corrected. कुछ होगा ही नहीं, हम अच्छे से जैसे बाकी सब पहले हमारे से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जीते थे, हम भी वैसे ही जिएंगे। बट वो बहुत ज़रूरी है टाइमली खुद को अपने लिए टाइम निकाल करके ट्रीट कर। पहले के लोग बहुत फिट रहते थे, वह अच्छा खाते थे, असल खाते थे, लेकिन हम तो उनके आसपास भी नहीं है। अगर हम आज की लाइफ में देखें तो ईजी है, लाइफ इज ईजी। पहले जब लोग पानी उठा करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो एक्सरसाइज फिटनेस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। हम लोगों की तरह 2 किलोमीटर चलने के लिए वो कार ये मसाले पीस रहे हैं, है ना, तो सबके पास वो एक्सरसाइजेस करने का तरीका कुछ अलग था। अब वेस्टर्न टॉयलेट्स नहीं थे, स्क्वाट पोजीशन में बैठते थे तो आपके लेग मसल्स जो है वो डेवलप हो जाते थे। हम लोगों के पास वो सब चीज़ें नहीं है, हमारा लाइफ थोड़ा इजी है, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अच्छा मैम, आपका इतना लंबा करियर रहा है, मतलब 10 इयर्स काफ़ी होते हैं, तो आपने कभी अपनी क्लिनिकल लाइफ में ऐसा कुछ देखा है कि डॉक्टर ने होप छोड़ दी हो और फिजियोथेरेपी ने कुछ ऐसा कर दिखाया हो कि पेशेंट में एक जान आ गई हो? बहुत बार। स्पेसिफिकली एक केस जो मुझे याद आता है, एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट था। अच्छा। तो उनका स्पाइनल सर्जरी किया गया, डिस्क प्रोलैप्स हुई थी जो बहुत कॉमन है। तो स्पाइनल सर्जरी के बाद ही वाज 25 इयर्स अराउंड, एज उनका उतना था। तो स्टिल आफ्टर स्पाइनल सर्जरी ऑल्सो लेग्स में स्ट्रेंथ नहीं था। तो डॉक्टर्स को लगता था क्योंकि डिस्क प्रोलैप्स इतना ज़्यादा था तो नर्व इंजरी, नर्व इम्पैक्ट हो चुकी हैं, तो नहीं आ पा रहा था स्ट्रेंथ। डॉक्टर्स होप छोड़ चुके थे। देन उनको कम से कम हम लोगों ने 1 से 1.5 साल तक रेगुलर ट्रीटमेंट दिया, नॉट ओनली यू नो विद एक्सरसाइजेज बट इवन गिविंग हिम द कॉन्फिडेंस दैट येस यू कैन गेट अप, येस यू कैन वॉक। एंड आफ्टर 1.5 years जब वो सेम पर्सन चल करके खुद अपने न्यूरो सर्जन के पास गया तो ही वॉज ऑल्सो वेरी अमेज्ड टू सी दैट येस एटलीस्ट यू कैन वॉक इंडिपेंडेंटली। सी डॉक्टर उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया, सर्जरी कर दी जी। अब उसके डिसेबिलिटीज को कम करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट काम करता है। तो जब डिसेबिलिटीज कम होती हैं और वो पेशेंट फीडबैक आपको मिलता है तो तब आपको लगता है कि यस वी हैव अचीव्ड समथिंग, द साइंस हैज अचीव्ड समथिंग। तो हम कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ ट्रीट नहीं करता, वो कॉन्फिडेंस भी देता है पेशेंट्स को। बिल्कुल करेक्ट। मैम, जैसे ना क्रॉनिक पेन पेशेंट्स में आपके पास तो आते ही होंगे, तो क्या इनमें कुछ मेंटल हेल्थ का भी कुछ रहता है, कुछ इश्यूज? ICMR के डेटाज को माने हाँ। वो एंजाइटी एंड डिप्रेशन क्रॉनिक पेन पेशेंट्स में 20 to 25% ज़्यादा देखा गया है। तो जब हम क्रॉनिक पेन को ट्रीट कर रहे हैं तो हम मेंटल हेल्थ को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले हमने एक रिसर्च किया था जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हम सिंपल मेंटल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस किसी को कराएं तो उसका डिसेबिलिटी भी कम हो रहा था, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्पैक्ट था, अच्छा हो रहा था, और साथ ही साथ जो एंजाइटी डिप्रेशन है वो भी रिड्यूस हो रहा था। तो सिंपली अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको सिंपल हैबिट्स बोल रहे हैं कि आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी है या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रिलैक्सेशन आपके मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रहा है। क्रॉनिक पेन से डिफ़िकल्टी हुई कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड। ऐसा नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट ये ही सकता है। तो हम जितना आप अच्छे से बता रही हैं, तो मैं ऐसे पर्सनली पूछना चाह रही हूँ कि फिजियोथेरेपी आपके लिए एक प्रोफेशन है कि जज्बा, मतलब ये क्या है? जब स्टार्ट किया था तब तो सिर्फ एक प्रोफेशन था, बट जब एकेडमिक्स में आए और स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया और देखा कि वो लोग पढ़ करके वर्ल्ड चेंज कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं, एंड वेन एवर दे गिव यू वन फीडबैक ऑफ यू नो मैसेजिंग बैक थैंक यू मैम, तो वो फिजियोथेरेपी एकेडमिक्स के साथ मेरे लिए जज्बा बनी कि हाँ आई कैन ऑल्सो यू नो चेंज द फ्यूचर ऑफ समवन, not only by treating patient but also by teaching the students. Now you are producing physiotherapists, है ना, आप एकेडमी में हैं, तो those young minds जितना मैं सोच भी नहीं पाती हूँ वो उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो वो एक जज्बा आपको देता है टू गुड मोर टू यू नो किसी भी तरीके से उनके लिए चेंज लाने के लिए कुछ भी कीजिए, उनको हैप्पी रखिए,
उनको सिखाइए, बिकॉज दे आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। इससे और जज्बा बढ़ता है कि जब आप अच्छा पॉजिटिव आउटकम देखते हैं, फीडबैक तो आप प्लेस होता हुआ देखते हैं, तब आपको बहुत प्राउड वो फील होता है कि यस, जो हमने मेहनत करी अब वो रंग ला रही है बच्चों के रूप में। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये ना फिजियोथेरेपी जब हम देखते हैं जॉइंट्स पेन और मसल स्पैज़म, तो ऐसे आता दिमाग में कि अरे बुजुर्गों के लिए है, बूढ़े लोग ही जाएंगे। तो इसके बारे में क्या है कि ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए है या यंग जनरेशन या बच्चों के लिए भी? हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी देखिए, मैंने पहले भी बोला कि और 20 साल जब जाइए इंडिया की 20% जनरेशन विल बी अबव 60 एंड हमारे पास भी जापान जैसा ट्रेंड होगा जहाँ पर ऑक्टोजेनेरियंस और हेप्टोजेनेरियंस ये हमें ज़्यादा हुए। तो हाँ, हम वहाँ पर ट्रीट करेंगे उनकी फॉल प्रिवेंशन के लिए, मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, उनकी डिसेबिलिटी रिड्यूस करने के लिए। बट छोटे बच्चों में स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में अगर ये हैबिट्स में इनकलकेट कर दिया जाए दैट येस यू हैव टू गो फॉर अ फिजियोथेरेपी चेकअप वंस इन 6 months छोटे बच्चों के लिए, या फिर जब वेन एवर दे आर गोइंग फॉर एनी ऑफ द स्पोर्ट, अगर वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट उनको वहीं पर ही देख ले कि ओके ये स्पोर्ट ट्रेनिंग कर रहा है बट दिस थिंग इज बैड, ये इंजरी में लीड करेगा, तो हम वहीं पर ही ट्रीट कर सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ ओल्ड जनरेशन्स के लिए, और कंप्यूटर वाले तो सारे हैं ही, यंग माइंड, यंग पीपल जो भी कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए, वो भी तो जा ही रहे हैं ना, बट स्टिल 40% of them will go to physiotherapist before the age of 25 years. So whosoever is using computers for more than 6 to 7 hours a day, they will definitely go. So अच्छा है, बिना फिजियोथेरेपी फील्ड बढ़ेगा, ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप प्रिवेंशन या हेल्थ प्रमोशन के तरीके से चले जाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डिजीज़ ट्रीट करवाने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ, और ये भी देखा गया है कि हमारे इंडिया में स्पेशली फिजियोथेरेपी जो एक प्रोफेशन है उसको बड़ा अंडररेटेड लिया जाता है। मतलब अगर आप बाहर जाएं, स्पेशली इन गल्फ या कहीं पर भी, या अमेरिका, तो मतलब ये एक बहुत टॉप पोस्ट प्रोफेशन है। बट इन इंडिया ये अभी इतना वो नहीं, अब तो फिर भी बहुत अवेयरनेस आ गई है, बट मतलब इसको इतना वो नहीं मिला जितना ये डिजर्व करता है। पहले ऐसा हुआ सुंबुल जी कि हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं थी, तो जब रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं थी, करिकुलम अलाइनमेंट नहीं था, तो कोई भी कुछ भी पढ़ रहा था, किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट हो रहे थे, लाइसेंसिंग नहीं थी फिजियोथेरेपी में, तो ये सब चीज़ें बाकी कंट्रीज़ में अवेलेबल थी, चाहे यहाँ यूएस चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा, हाँ बिल्कुल लाइसेंसिंग और शुरू से ही था, एजुकेशन शुरू से था। तो अब इंडिया ठीक है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब 2021 में हमारे पास जब काउंसिल एक्ट्स आए, इनके अंडर अब जो रेगुलेशन आई है, रेगुलेटरी बॉडीज़ बनी है, काउंसिल्स बनी है, दीज थिंग्स विल बी रेगुलेटेड एंड probably in next 5 years you will see a lot of change in this field. The people are going to know what physiotherapists are, what are their importance, and you know अभी एक US में भी हुआ, US UK में physiotherapists are now allowed to you know directly send someone for any of the investigations. Even if a physiotherapist is feeling that person requires investigations related to cancerous diseases, they can directly send. They don't require any किसी अप्रूवल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल्स नहीं है। इंडिया विल ऑल्सो ग्रो इन दैट सेंस। हाँ, थोड़ा टाइम लगा, बट वी विश वन डे इट विल, इट्स ग्रोइंग नाउ, इट्स ग्रोइंग नाउ एंड प्रोबेबली अब नेक्स्ट 5 years और नेक्स्ट 5 years के बाद इंडियंस विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस of yes, and not only for a disease treatment, for prevention, for health promotion, it will be there for sure. ओके, वंडरफुल। अच्छा, आजकल बड़ा एक वायरल चल रहा है आपके फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को लेके कि डॉक्टर नहीं लिखेंगे, मतलब नहीं लिख सकते, तो इस पे आपका क्या टेक है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर वर्ड लिखा नहीं जाता, दिया नहीं जाता, वो कमाया जाता है। तो अगर आप पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, डॉक्टर्स आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। हाँ, हम डॉक्टर्स बन के अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाएंगे। आई एम डॉक्टर अंकिता शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट। आई एम नॉट अ फिजिशियन, आई एम नॉट अ सर्जन, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। एंड अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने भी दे हैव टेकन दिस थिंग इनटू द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस दैट यस फिजियोथेरेपिस्ट कैन यूज
doctor prefix. Of course, prefix doctor can be used, suffixed by physiotherapist. So खुद बहुत बार था, बहुत लड़ाई करी है फिजियोथेरेपिस्ट ने इसके लिए. एसोसिएशंस भी खड़े रहे, काउंसिल्स भी खड़े रहे, हमारे जो सीनियर्स थे दे फॉट फॉर इट, बट दे हैव अर्नड इट. और मैं अब कहना भी चाहूँगी यंग जनरेशन को, you know, when you have got this prefix, you have got much more responsibility. So you know, just own that responsibility and try to be that person who will be known for doctor, not just for prefixing yourself, but known in the patients for being the doctors. So वो हो परफेक्ट. हाँ, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सब इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, तो डेफिनेटली पूरी कम्युनिटी आपकी. तो मैम एक ये भी था कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है मेडिसिन? नहीं, हमें इंडियन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना इज नॉट अलाउड. हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट मेडिसिन के लिए रेफरल के लिए पेशेंट को भेज सकता है. अच्छा, अगर फिजियोथेरेपिस्ट को लग रहा है कि किसी का कैल्शियम रिड्यूस्ड है या विटामिन डी रिड्यूस्ड है, कोई ऑस्टियोपोरोटिक है, तो आप प्रिस्क्रिप्शन के लिए, आप रेफरल के लिए भेज सकते हैं. उसमें फिजियोथेरेपिस्ट आर अलाउड. बट हाँ, हम मेडिसिन ना हम प्रिस्क्राइब करते, ना ही हम मेडिसिन के थ्रू किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते. तो पेन मैनेजमेंट आप लोग कैसे करते हैं फिर? तो पेन मैनेजमेंट हम लोग बेसिकली मूवमेंट साइंस के थ्रू करते हैं. तो जैसे सिंपली अगर किसी पेशेंट को नी पेन है और नी पेन का रीज़न आर्थराइटिस है, या नी पेन का रीज़न उसका डिफ़िकल्ट यू नो रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस हो जाना है, तो हम पहले एनालिसिस करते हैं, बायोमैकेनिकल एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस करने के बाद हम पर्टिकुलर रूट कॉज पे जाकर उस रूट कॉज को ट्रीट करते हैं. उसके अंदर सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं, इलेक्ट्रोथेरेपी भी काम करता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़, कुछ करंट्स के थ्रू पेशेंट को ट्रीट करते हैं. और आजकल तो रोबोटिक्स वो भी बहुत काम करता है. सो हम पेन किलर्स नहीं देते हैं, हम बेसिकली मूवमेंट बेस्ड साइंस के थ्रू पेशेंट के पेन्स को ट्रीट करते हैं. अच्छा, और अभी ना रिसेंटली आई गेस मोदी जी ने हमारे कहा था अपनी स्पीच में कि फिजियोथेरेपिस्ट आर पेन डॉक्टर्स हु हील विदाउट मेडिसिन. तो इसको सुन के आपका क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा लगा जब एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द वैल्यू. एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी बोला गया कि 2047 विकसित भारत के लिए फिजियोथेरेपिस्ट विल बी द बैकबोन ऑफ विकसित भारत, क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू फिट इंडिया. तो फिट इंडिया कब बनेगा? व्हेन इट विल बी यू नो ट्रीटेड ऑन टाइम. और स्पेशली जब कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, आपका प्राइम मिनिस्टर अगर रिकॉग्नाइज करते हैं आपके प्रोफेशन को, तो इट फील्स लाइक उससे गर्व की बात तो कोई कर ही नहीं सकती. यस, ऑफ कोर्स. और वही लगा कि इतने साल से जो फिजियोथेरेपिस्ट फाइट कर रहे थे फॉर गेटिंग दैट रिकॉग्निशन, येस वी आर अर्निंग दैट रिकॉग्निशन नाउ, नॉट बाय यू नो फाइटिंग विद समवन, जस्ट बाय गिविंग ट्रीटमेंट टू द पीपल, हीलिंग देम, you know, making the importance. And of course now we have earned that a lot. बिल्कुल, बहुत गर्व की बात है ये कि हमारे पीएम मोदी जी ने ये आप लोगों के लिए कहा, तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ही मज़ा आया होगा उसमें. अच्छा, आजकल ना क्या हो रहा है कि एआई तो आप देख रही हैं हर जगह आ गया है ना, चाहे वो कुछ भी हो, तो एआई और रोबोटिक्स जो है आपकी फील्ड में भी आ रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये फिजियोथेरेपिस्ट को रिप्लेस कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं. दे आर गोइंग टू एड फिजियोथेरेपी. एआई अच्छा है, जैसे हम थोड़ी देर पहले मैंने बोला, सिंपली आपके चलने का पैटर्न एनालिसिस या आपका पोस्चर एनालिसिस अगर मैं एआई के थ्रू कर रही हूँ तो मुझे प्रिसीजन में ज़रूर हेल्प कर रहा है. या मैं ट्रीटमेंट, अगर कोई मेरे पास ऐसा पेशेंट आया जिसको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसके लिए अगर मैं रोबोटिक्स यूज़ कर रही हूँ तो मुझे हेल्प कर रहा है. दे कांट रिप्लेस फिजियोथेरेपिस्ट. फिजियोथेरेपिस्ट इज अ like AI and robotics can't replace doctors, so they are also not going to replace physiotherapists. Aid ज़रूर मिलेगा. Physiotherapy science is going to get into next level because of these evidence based things जो AI और robotics लेकर के आएगा. पर नहीं, they are not going to replace physiotherapists and we are not even afraid of adopting them. अच्छा, बिल्कुल ठीक है. तो मतलब ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है? कुछ भी नहीं. हाँ, जो एड ही मिलेगा, हेल्प मिलेगा, प्रिसीजन मेडिसिन में हेल्प मिलेगा, हेल्थ केयर प्रमोशन में हेल्प मिलेगा. रिप्लेसमेंट तो कहीं भी नहीं होगा. अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया. ये जैसे पीएम मोदी जी ने कहा था कि विकसित भारत 2047,
तो आप मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट हैं, तो आपके हिसाब से इस फील्ड का रोल 2047 विकसित भारत में क्या होगा? तो मैंने पहले भी बोला कि जेरियाट्रिक पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाली है, लाइफस्टाइल डिजीजेस इंक्रीज होने वाले हैं इन नेक्स्ट 15-20 ईयर्स, क्योंकि पोस्ट कोविड और पोस्ट दिस एपिडेमिक हम लोगों ने देखा है कि सिनेरियो और पैटर्न ऑफ वर्किंग बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अगर हमें विकसित भारत बनना है, अगर हमें फिट इंडिया बनना है, तो सबसे पहला जो चेंज हमें अपनी लाइफ में लाना होगा, फिजियोथेरेपी को प्रिवेंटिव मेडिसिन बनाना होगा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम बनाना होगा इंस्टेड ऑफ ओनली ट्रीटमेंट सिस्टम। तो वो हमें करना होगा, और मैं तो बोल ही रही हूँ, बैकबोन हम ही बनेंगे, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन विद पेन विद डिसेबिलिटी वंडर्स नहीं कर सकता। बिल्कुल, फिजियोथेरेपी तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और जैसे अभी आपने देखा पैरा ओलंपिक्स में इंडिया को 22 मेडल्स मिला, जिसमें 8 गोल्ड मेडल्स मिला। अभी रिसेंटली इंची पैरा ओलंपिक्स को पोस्ट किया, एंड आई हैव सीन लाइक माय ओन स्टूडेंट्स वर आल्सो देयर ट्रीटिंग दोज जो भी वहाँ पर खेल रहे थे उन सबको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, एंड इट फेल्ट सो प्राउड दैट इवन विद गिविंग आवर लिटिल सपोर्ट, इंडिया ने, मैं ये सिर्फ ही नहीं कहूँगी इट वॉज ओनली ड्यू टू फिजियोथेरेपी, बट बहुत बड़ा रोल रहा उस प्रिसीजन मूवमेंट साइंस का, बहुत बड़ा रोल। ये सवाल आ रहा है मेरे जहन में कि जैसे आपने बताया कि वो ओलंपिक्स में आपके स्टूडेंट्स भी थे शामिल और उन्होंने ट्रीट किया, तो होता है ना कि सब लोग टीवी देखते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या कुछ, तो फिजियोथेरेपी तो हर जगह है, फिजियोथेरेपिस्ट। तो उसी को देखकर लोगों में अब अवेयरनेस आ गई है, और कुछ होता है रेफरल वाला भी चलता है कि हाँ मैं गई थी, मुझे फ़ायदा हुआ, तुम भी जाओ। तो अगर इस मतलब ये देखा जाए तो लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है फिजियोथेरेपी को लेके, अब वो मूवमेंट और फिटनेस को समझने लगे हैं। तो आपको लगता है कि हमारा देश एक हेल्दी नेशन बन जाएगा? जी बिल्कुल बनेगा, हम लोग सब समझने लगे हैं। हाँ, पर समय अभी भी नहीं निकालते हैं। सच बोलूँगी, पता सबको है बहुत कुछ कि करना क्या है, बट करना क्या है, पर हम कर नहीं रहे हैं। तो वो अगर बनना है तो टाइम निकालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट सेशन, अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोग पेपर पर मेडिसिन लिखने के लिए 5 मिनट्स नहीं ले रहे हैं। हमारा असेसमेंट इटसेल्फ 1 से 1.5 घंटा लेता है। और अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें, आपको मिनिमम, अगर कोई भी क्रॉनिक पेन है तो उसके लिए 4 वीक्स मिनिमम आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जब जैसे ही वही सिम्टम गया, पेन गया, सो दे स्टॉप गोइंग टू फिजियोथेरेपिस्ट। तो अगर आप ऐसे ही करेंगे तो फिर वी आर नॉट गोइंग टू बी फिट। तो आपको टिल द टाइम द रूट कॉज हैज़ नॉट गॉन, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, करवाना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, वो तो कराना ही चाहिए। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन इंस्टाग्राम रील्स, जाएं और अपना चेकअप कराएं। अच्छा मैम, आजकल बच्चे करियर ऑप्शन के रूप में अगर फिजियोथेरेपी को देखें तो उनके लिए कैसा होगा? आप क्या कहेंगे उन बच्चों को जो ऑप्ट करना चाहते हैं फिजियोथेरेपी प्रोफेशन? मैम पिछले 3-4 साल की रही, पहले फिजियोथेरेपी को एक ऑल्टरनेटिव कैरियर चॉइस माना जाता था कि अगर मेडिकल साइंसेज में एडमिशन नहीं हुआ तो हम फिजियोथेरेपी कर लेंगे। तो इट वाज अ करियर चॉइस, ऑलवेज चॉइस डी। बट पिछले 3-4 साल में मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो इवन 95% से ऊपर जो ग्रेड मार्क्स हैं उनके पास, दे आर ऑल्सो ऑप्टिंग फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपिस्ट करियर चॉइस बनाने के लिए इट्स अ वेरी गुड फील्ड। आप लोग इस फील्ड में यू विल बी वर्किंग कम्प्लीटली विद द पेशेंट्स, हैंडलिंग पेशेंट्स ऑन एवरीडे बेसिस। Not only patients, when we talk about sports physiotherapists, they are handling sports physiotherapy cases. When we are talking about cardiac physiotherapists, they are working inside the ICUs. अगर मैं गायनिक फिजियोथेरेपिस्ट की बात करूं तो वो गायनिकोलॉजिकल कंडीशंस में, प्रीनेटल कंडीशंस में सब काम कर रहे हैं। या फिर अगर मैं विमेन हेल्थ की बात करूं तो विमेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। सो इट्स अ वाइड ब्रांच। द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ to take this branch as your career. सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ो, कुछ करने के लिए पढ़ो, है ना? अच्छा, हमारा नॉर्मली क्या होता है, मैं भी हूँ इसमें शामिल, कि सुबह उठे और सीधा मोबाइल
जैसे किसी ने हमारे लिए ऊपर से ही डायरेक्ट कोई मैसेज भेज दिया है या इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर दी, तो रील स्क्रॉल करना ज़्यादा अच्छा है या स्ट्रेचिंग अच्छी है? ऑफ कोर्स स्ट्रेचिंग बेटर है, पर हाँ ठीक है, हम लोगों ने 2 to 3 मिनट्स रील भी स्क्रॉल कर लीजिए, हम अपनी हैबिट्स को बदलना चाहिए। पर आधा पौना घंटा हम सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हैं इवन व्हेन हम जाग गए हैं टाइम पर, वो गलत है। स्ट्रेचिंग 10 minutes to 12 minutes मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरी रात जब सोते हैं तो मोबिलिटी हर एक जॉइंट का रिड्यूस हुआ है, ब्लड सप्लाई को वापस उन जॉइंट्स पर जाना, उन जॉइंट्स की हेल्थ को बेटर करना, मसल्स की हेल्थ को बेटर करना, उसके लिए स्ट्रेचिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हाँ इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने के बजाय अगर 10 मिनट 12 मिनट आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, हाँ, तो बहुत कुछ प्रिवेंट किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि बैक पेन जब होता है तो फौरन रेस्ट करना चाहिए या हम बस इधर से उधर भागना, जैसे होता है ना लेडीज तो बस भागती ही रहती हैं, बैक पेन हो रहा है मूव लगाया और फिर भाग रही हैं, तो उसमें क्या है? मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों ही चीज़ें गलत हैं। ना तो बैक पेन होने पर कंप्लीट रेस्ट करना ठीक है, और ना ही बैक पेन होने पर भागना दौड़ना ठीक है। तो पहले भी बोला, पहले जानिए पेन हुआ क्यों है। पेन तो आपको कुछ बोल रहा है ना, आप ही नहीं सुन रहे, इंडिकेशन दे रहा है। इंडिकेशन दे रहा है, आप सुन नहीं रहे हैं, तो आप पहले जानिए पेन हुआ क्यों है। अगर कोई पहले सिंपली जो पेन आता है वो मसल टाइटनेस से आता है या थोड़ा सा गलत पोस्चर हो जाने की वजह से आता है। जब हम उसे टाइम पर ट्रीट नहीं करते हैं तो स्लिप डिस्क, PIVD, नर्व कंप्रेशन हो जाना, शियाटिका हो जाना, ये सब चीज़ें, कुछ स्पैज्म भी हो जाता है, मसल स्पैज्म। तो आप अगर पेन आ गया है रोट कॉज जानिए। क्या आप सिर्फ कल रात को आप गलत पोस्चर में सोए थे इस वजह से आया है, तो हाँ वो थोड़ा देर 2-3 घंटे में शायद खुद से ट्रीट हो जाएगा। कोई मसल सिर्फ एक सिर्फ कोई मसल है जो थोड़ा काम कम कर रही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लो हो गई है, तो वो जल्दी ट्रीट हो जाएगा। पर अगर वही ट्रीट नहीं किया गया तो क्रॉनिक कंडीशन बनना फॉर श्योर है, वो बनेगा ही बनेगा, चाहे आप वूड लगाइए या पेन किलर खाइए, क्रॉनिक कंडीशन में वो कन्वर्ट होगा। अच्छा, और जैसे क्या होता है लोगों के पैरों में दर्द होता है ना, क्या करते हैं हम लोग, टब में पानी गरम लिया, नमक डाला और पैर डाल लिया, और कुछ लोग कोल्ड पैक भी यूज़ करते हैं कहीं पर भी कोई इंजरी हुई, तो आपके हिसाब से क्या इफेक्टिव है, हॉट पैक या कोल्ड पैक? दोनों कंडीशन अलग अलग हैं कि में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला तो अगर हमें कोई अभी अभी चोट लगी है, जस्ट अभी चल रहे थे पैर मुड़ गया, दर्द हो रहा है, तो कोल्ड पैक यूज़ किया जा सकता है। या फिर कोई भी मसल स्पाज्म हो गया, आप ज़्यादा खेल लिए, उस दिन मसल सोरनेस है, या आज मैंने 2 दिन पहले से एक्सरसाइज शुरू किया तो मुझे मसल सोरनेस है, तो उस केस में कोल्ड पैक यूज़ किया जा सकता है। क्रॉनिक पेन्स के केसेस में हॉट पैक यूज़ किया जा सकता है, या हॉट वाटर जो हम पैर डिप करते हैं वो यूज़ किया जा सकता है। कभी हम बहुत ज़्यादा थक गए या किसी दिन हील्स पहनी थी, आज एड़ियाँ दर्द हो रही हैं, हाँ, तो हम हॉट पैक यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और आपके हिसाब से क्या, अगर फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं उनको सुपर हीरो कहा जाए तो उनकी सुपर पावर क्या होगी आपके हिसाब से? बिना पेन किलर्स के पेशेंट्स को ट्रीट करना। अमेजिंग। हम कुछ लाएंगे नहीं, बिल्कुल। हम बस आपको मूवमेंट्स कराएंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ लगाएंगे और हम आपको ट्रीट करेंगे, और सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम उस डिस्फंक्शन को भी दूर कर देंगे जो आपको शायद पेन किलर्स दूर नहीं कर सकती है। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट की सुपर पावर ऑलरेडी हम सबके पास है। तो वही सुपर पावर होगी। और जैसे आप क्लिनिकल्स में देखती हैं पेशेंट्स आते ही हैं, तो आपके लिए टफ पेशेंट कौन है, वो जो गूगल बाबा से पूछ कर आ रहा है, या अरे डॉक्टर ने कहा था यूँ आ गए, वो वाले पेशेंट्स? मैं कहूँगी दोनों ही पेशेंट्स ठीक है। जो गूगल से पूछ कर आ रहे हैं दैट मीन्स वो अवेयर हैं, वो कॉन्शियस हैं। हाँ, उन्हें समझाना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो आपसे तर्क वितर्क करते हैं, पर लेकिन एटलीस्ट दे आर कॉन्शियस, तभी उन्होंने गूगल सर्च किया है। जो डॉक्टर के कहने पर आ रहे हैं या रेफरल्स के थ्रू आ रहे हैं, तो वो पेशेंट्स भी ठीक है, एटलीस्ट दे आर फॉलोइंग कि आपको क्या करना है। बट मैं ये कहूँगी अगर दोनों में से देखा जाए, जो सिर्फ किसी के रेफरल की वजह से आ रहे हैं उनसे बेटर वो हैं जो खुद कॉन्शियसली गूगल सर्च करके जिन्हें पता चला है कि ओके आई एम हैविंग सम इशू, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ रहे हैं, दे आर बेटर। समझाना मुश्किल है उन्हें, पर लेकिन हाँ दे आर मच बेटर देन दोज जो आ ही नहीं रहे हैं, या रेफरल जब तक वो पेन डिजीज इतना बढ़ नहीं गया कि उनको ऑर्थोपेडिशन की
सलाह लेनी पड़ती, वो तब तक आए ही नहीं, उनसे बेटर वो गूगल वाले लोग हैं। अच्छा, और अगर ये एक बॉलीवुड मूवी होती फिजियोथेरेपी तो उसका क्या टाइटल होता? पेन फ्री रिटर्न्स या फिर मूवमेंट ऑफ सागा या और कुछ? मूवमेंट ऑफ सागा कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सागा होता स्पेसिफिकली फॉर जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जिनमें लोग हेमिप्लीजिया के बाद, स्ट्रोक के बाद जो मूवमेंट्स कर ही नहीं पाते, खुद चाहते हैं हमें मूव करना है, वो नहीं कर पाते, मूवमेंट द सागा शायद लगता है बेटर टाइटल होता, पर वो हॉलीवुड मूवी का हो जाता। और मैम अगर ये कोई इमोशन होता तो आप क्या नाम देते हैं इस इमोशन को? तो मैं उस इमोशन को कहती मूवमेंट ऑफ लाइफ। तो मूवमेंट ऑफ लाइफ इसलिए क्योंकि मूवमेंट ही सबसे बड़ा प्रूफ है दैट यू आर अलाइव, और सही ढंग से मूवमेंट करना और करवाना ही फिजियोथेरेपिस्ट का जॉब है। तो ये इमोशन होता मूवमेंट ऑफ लाइफ जब आप एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट को, या एक स्ट्रोक वाले पेशेंट को, या एक पेशेंट जो आईसीयू के अंदर है, उसको जब चलते हुए देखते हैं, तो उसके बाद आपको फील होता है वो इमोशन कि हाँ, जब वो मूव किया जी तो ही वो लाइव फील किया। और इसमें सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं, मैं कहूँगी कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ हैं जो आजकल रोबोटिक्स के साथ इनकॉर्पोरेट होकर के चेंज हो गई हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो एक जो सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं, वो भी एक साइंस है जिससे फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं इस मूवमेंट ऑफ लाइफ के इमोशन को हर पेशेंट के अंदर, अपने खुद के अंदर डालने के लिए। तो डॉक्टर अंकिता, आपसे आज बात करके ये तो क्लियर हो गया कि फिजियोथेरेपिस्ट जो प्रोफेशन है वो सिर्फ पेन रिलीफ नहीं है बल्कि एक पूरी साइंस है। तो आप हमारे व्यूवर्स को, जो हमारे इंडिया के दर्शक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी उनकी फिटनेस और उनको हेल्दी बनाने के लिए? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बात लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब विकसित भारत 2047 के बारे में बात की जाएगी, वो इकोनॉमिक और डिजिटल लिटरेसी नहीं होगी, वो लिटरेसी जो है वो मूवमेंट से रिलेटेड भी होगी। तो अगर फिट रहना है तो मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साइंस को पहचानिए, इस साइंस के लिए के ऊपर भरोसा करिए और काम करिए उस डायरेक्शन में, ताकि हम सब एक साथ विकसित भारत की तरफ जा सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकिता, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए मैं फिर से कहूँगी, और हमारे साथ अपनी इतनी यूज़फुल, मतलब हमारे लिए इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि फिजियोथेरेपी सिर्फ पेन रिलीफ नहीं, एक हीलिंग जर्नी भी है जहां साइंस और एम्पैथी दोनों साथ चलते हैं। जैसा मोदी जी ने कहा था, फिजियोथेरेपिस्ट आर दोज डॉक्टर्स हु हील पेशेंट्स विदाउट मेडिसिन। और अगर हम विकसित भारत 2047 की बात करें तो एक स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर भारत बनाने में फिजियोथेरेपिस्ट का योगदान बहुत बड़ा है। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे रिलेटेबल, एंड देखते रहिए रॉ एंड रिलेटेबल। टिल देन, बाय बाय।